नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार अकाउंट चैप्टर नंबर 1 में वीडियो नंबर 3 उसमें आप सब लोगों का स्वागत है। कल दूसरे वीडियो में हमने साझेदारी के लक्षण के बारे में चर्चा की थी। आज एक नया मुद्दा हम आगे चर्चा में लेते हैं और हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है, उसका नाम है साझेदारी करार पत्र, या उसे कहा जाता है साझेदारी खत पत्र, करार पत्र या खत पत्र। अब ये करार पत्र और खत पत्र क्या है दोस्तों, तो समझना। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्तियों के साथ यदि कोई बिजनेस चालू करते हैं, तो वो बिजनेस चलाने के लिए हम भिन्न भिन्न तरह की क्या नक्की करते हैं दोस्तों। फिर से मैं पूछता हूं, हमने यदि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के साथ कोई बिजनेस चालू किया हो, तो वो बिजनेस चलाने के लिए हमें अलग अलग क्या बनाने पड़ते हैं, नियम। या आप कह सकते हो कि पेढ़ी चलाने के लिए आपको अलग अलग विवरण लिखने पड़ते हैं या आपको नियम बनाने पड़ते हैं। अलग अलग प्रकार के हम नियम बनाते हैं। तो जब हम साझेदारी की शुरुआत करें और साझेदारी चलाने के लिए जो अलग अलग नियम बनाते हैं, वो नियम, वो विवरण के समूह को साझेदारी करार पत्र या खत पत्र कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो फिर मैं परिभाषा बताता हूं आपको। साझेदारी करार पत्र किसे कहते हैं, साझेदारी करार पत्र क्या है, बराबर, तो समझना। तो जब हम करार करते हैं, जब साझेदार करार करते हैं और उस करार के अंदर जिस विवरण या जिस नियमों को दर्शाया जाता है, उस विवरण और उस नियम को हम क्या कहते हैं, करार पत्र। फिर से एक बार दोस्तों, जब हम करार करें, यानी जब साझेदार करार करे और करार के अंदर जो विवरणों को दर्शाया जाता है, जिस विवरणों को बताया जाता है, उसे विवरण के समूह को क्या कहा जाता है, करार पत्र। दोस्तों, करार पत्र लिखित या मौखिक दोनों तरीके से रखा जा सकता है, लिखित या मौखिक, लिखित में और मौखिक में दोनों रीत से करार पत्र बनाया जा सकता है। हमने आगे भी बात की थी कि आपका करार पत्र कैसा हो तो अच्छा रहेगा, तो लिखित, यानी लिखित में जो करार पत्र हमने बनाया हो वो यदि इच्छनीय रहेगा, वो अधिक अच्छा रहेगा, इच्छनीय रहेगा, यदि हमारा करार पत्र लिखित में बनाया गया हो तब। अब करार पत्र के अंदर मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्या दर्शाए जाते हैं, नियम, या क्या होते हैं, विवरण। तो कितने विवरण या कितने नियम हम रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारे कानून के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। साझेदार जितने चाहे उतने विवरण या नियम रख सकते हैं, यानी कितने नियम या कितने विवरण करार पत्र के अंदर रखने हैं, उसके लिए कानून के अंदर कोई प्रावधान है नहीं। किंतु
हमारी किताब में अलग अलग प्रकार के 14 विवरणों का समावेश किया गया है। यानी सामान्य रूप से करार पत्र के अंदर ये सारी अलग अलग प्रकार के नियम या अलग अलग प्रकार के विवरण के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऐसे 14 विवरण है, तो मैं आपको उसे 1 बाय 1 समझाता हूं। उसमें नंबर 1 है पहला, साझेदारों की जानकारी। तो करार पत्र के अंदर दर्शाया जाता है कि हमारी पेढ़ी के साझेदार कितने हैं। मानो 2 है, ए और बी, तो सभी साझेदारों के नाम दर्शाए जाते हैं। साझेदारों के उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम, उनका पता क्या है और वो क्या व्यवसाय करते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है कि साझेदारों के नाम क्या है, उनका पता क्या है और वो कौन सा व्यवसाय करते हैं। वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाती है। नंबर 2, पेढ़ी का विवरण। पेढ़ी का विवरण, उसमें क्या बताया जाता है, तो पेढ़ी का नाम क्या है, पेढ़ी का नाम क्या है, पेढ़ी का पता क्या है, बराबर। तो पेढ़ी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, पेढ़ी की जानकारी, पेढ़ी का विवरण। तीसरा है धंधा का प्रकार। धंधा यानी व्यवसाय। तो हम यानी हमारी जो साझेदारी पेढ़ी है वो कौन सा व्यवसाय करेगी, वो व्यवसाय का प्रकार यहाँ दर्शाया जाता है। कौन सा व्यवसाय करेगी, तो कौन सा, यानी हम कपड़े का व्यवसाय करने वाले हैं या फिर हम कोई स्टील का व्यापार करने वाले हैं, कौन सा व्यवसाय हम करेंगे, वो व्यवसाय की जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी करार पत्र में बताई जाती है। चौथा है साझेदारी का प्रारंभ। तो साझेदारी की शुरुआत कौन सी तारीख पर की गई थी, वो तारीख भी यहाँ पे दर्शाई जाती है कि जो साझेदारी है, मान लो 2 साझेदार थे, ए और बी, तो ये साझेदारी हमारी कौन सी तारीख पे शुरू हुई थी, वो तारीख भी यहाँ बताई जाती है। दोस्तों ये जो 1, 2, 3 और 4 थे, उनका कहीं सवाल में कुछ हमें काम में आने वाला नहीं है, पर उसके बाद जो ये 5 से लेके 14 तक की जानकारी है वो हमें सवाल में बहुत जगह पे काम में आने वाली है। तो नंबर 5 है पूंजी। तो आप जानते हो कि साझेदार और साझेदारी पेढ़ी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। साझेदार यानी मालिक, पेढ़ी यानी धंधा व्यवसाय। तो मालिक अपने व्यवसाय में यानी मालिक अपने धंधे में जो कुछ भी लाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी। वैसा हमने 11वीं में सीखा था कि धंधे का मालिक, व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में जो कुछ भी लाता है उसे क्या कहा जाता है, पूंजी। तो साझेदार, मान लो कि 2 साझेदार है, ए और बी, तो कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लाएगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे करारनामा के अंदर दी जाती है। यानी कौन सा साझेदार कितनी पूंजी की रकम लाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और आपको 11वीं में भी पता होगा, ना हो तो समझ लेना। हम कौन हैं,
पेढ़ी है, हम धंधा है। मालिक यानी साझेदार, ये हम नहीं है, हम पेढ़ी है। आप जब भी अकाउंट सीखते हो तो आपको अपने आप को पेढ़ी, धंधा या व्यवसाय मान के आपको चलना है, तो ही आपकी समझ में सारी बातें आएंगी। तो यहाँ पे कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लाएगा वो बताया होता है। ए इतनी रकम लाएगा, बी इतनी लाएगा। अच्छा, एक और बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी साझेदारों को पूंजी लानी आवश्यक है। मानो जो पूंजी लाने वाला हो उसकी रकम यहाँ पर दर्शाई जाती है, पर यह जरूरी नहीं है कि सभी साझेदार पूंजी लाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूंजी पर ब्याज। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो याद रखना दोस्तों। हम कौन हैं? पेढ़ी। तो पेढ़ी में पूंजी कौन लाता है? तो के मालिक यानी साझेदार। तो पेढ़ी साझेदार को इस पूंजी पर क्या चुकाएगी? ब्याज। तो पूंजी पर हमें कितने प्रतिशत ब्याज चुकाना है, वो प्रतिशत का उल्लेख भी यहाँ पर किया जाता है कि साझेदारों को पूंजी पर कितना ब्याज देना है। नंबर 7, आहरण। आहरण की परिभाषा आपने 11वीं में सीखी होगी कि मालिक व्यवसाय में से जो कुछ ले जाता है, मालिक धंधे में से जो कुछ ले जाता है उसे क्या कहते हैं? आहरण। तो कौन सा साझेदार कितनी रकम ले जा सकता है, मतलब कितना आहरण कर सकता है, वो रकम की जानकारी भी यहाँ पर करारनामा के अंदर आपको दी जाती है। आहरण पर ब्याज मैंने अभी आपको बताया था, फिर से एक बार, साझेदार और पेढ़ी अलग अलग है। साझेदार पेढ़ी में से ले जाता है, मालिक पेढ़ी में से जो कुछ ले जाता है निजी उपयोग के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? आहरण। तो इस आहरण पर पेढ़ी कितने प्रतिशत ब्याज वसूल करेगी, वो ब्याज के प्रतिशत भी यहाँ दर्शाए होते हैं। तो दोस्तों, आहरण पर ब्याज पेढ़ी वसूल करेगी, इसीलिए आहरण पर ब्याज पेढ़ी की आय बनेगी। पूंजी पर ब्याज पेढ़ी चुकाएगी, तो पूंजी पर ब्याज पेढ़ी का क्या बनेगा दोस्तों? खर्च बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 9, लाभ हानि का वितरण। कल बात हुई थी लक्षण में इसकी कि पेढ़ी का जो लाभ या पेढ़ी की जो हानि है उसका वितरण आपको कैसे करना है? तो लाभ हानि वितरण के अनुपात में करना है। जो अनुपात दिया हो, मानो कि 2 साझेदार है और ए और बी, और उनका अनुपात 3:2 हो, तो आपको लाभ हानि का वितरण 3:2 में करना है। पर यदि आपको लाभ हानि वितरण का अनुपात दिया ना हो, तो आपको लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में करना है। यदि हमें लाभ हानि वितरण का अनुपात न दिया हो, तो सबके बीच में समान भाग में आपको बांट देना है। नंबर 10, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक। यदि कोई भी साझेदार पेढ़ी में काम करता है, कोई साझेदार पेढ़ी में काम करता है, तो उसको वेतन, कमीशन या बोनस कुछ भी देना हो,
तो उसका उल्लेख यहाँ करारनामा के अंदर करना आवश्यक है। यदि करारनामा के अंदर, करार पत्र के अंदर लिखा हो तो ही साझेदारों को वेतन, कमीशन और बोनस दिया जा सकता है। यदि करार पत्र में लिखा न हो तो साझेदारों को वेतन, कमीशन और बोनस मिल सकता नहीं है। यहाँ पर उल्लेख किया हो तो ही साझेदारों को वेतन, कमीशन और बोनस देना है। दोस्तों 11 नंबर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साझेदार के द्वारा पेढ़ी को दी गई लोन पर ब्याज। साझेदार के द्वारा किसको दी गई लोन? पेढ़ी को। दोस्तों हम कौन हैं? पेढ़ी। हमने किसके पास से लोन ली? साझेदार। साझेदार यानी कौन? मालिक। तो हमने यानी पेढ़ी ने यदि साझेदार के पास से लोन ली है, मानो एक की लोन, ए के पास से पेढ़ी ने लोन ली है 10,000 रुपए और उसका ब्याज का प्रतिशत है 10%। तो यदि पेढ़ी ने ए के पास से लोन ली है और उसका ब्याज का प्रतिशत 10% है तो हमें 10% ब्याज चुकाना पड़ेगा। पर याद रखना एक बात कि पेढ़ी ने साझेदार के पास से लोन ली हो और लोन पर ब्याज के प्रतिशत का कोई उल्लेख न हो तो आपको सालाना यानी वार्षिक 6% ब्याज देना है। दोस्तों फिर से एक बार, साझेदार के पास से पेढ़ी ने क्या ली हो? लोन, और ब्याज के प्रतिशत का उल्लेख हो तो जितने प्रतिशत कहा हो उतने प्रतिशत ब्याज देना है। पर यदि साझेदार की लोन हो और ब्याज के प्रतिशत का उल्लेख न हो तो 6% ब्याज चुकाना है। नंबर 12, प्रवेश और निवृत्ति। मानो दो साझेदार हैं ए और बी और हम नए एक साझेदार सी को प्रवेश देना चाहते हैं, तो हम साझेदार को प्रवेश देते समय कौन कौन सी शर्तें ध्यान में रखेंगे वो शर्तें भी यहाँ पर दर्शाई जाती है। उसी तरीके से मानो 3 साझेदार हैं ए बी सी और सी निवृत्त होना चाहता है, तो निवृत्ति के समय कौन कौन सी शर्तों का ध्यान रखना है वो भी करार पत्र में दर्शाई जाती है। मतलब किसी साझेदार को प्रवेश देना हो या किसी साझेदार को निवृत्त होना हो तो प्रवेश और निवृत्ति की सारी शर्तों का उल्लेख यहाँ करार पत्र में किया जाता है। ख्याति। दोस्तों आप जानते हो, मानो 2 साझेदार हो और तीसरा एक आएगा या 3 साझेदार हो और एक चला जाएगा, तो नए साझेदार के आने से और किसी एक साझेदार के जाने से, बोलो पेढ़ी की साख, पेढ़ी की प्रतिष्ठा वही रहती है या बदलती है? तो बदलती है। तो दोस्तों किसी के आने से और किसी के जाने से पेढ़ी की साख और प्रतिष्ठा बदलती है। साख और प्रतिष्ठा को अकाउंट की भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? ख्याति। तो ख्याति में बदलाव आता है, कोई साझेदार आए या कोई चला जाए। तो किसी को प्रवेश या किसी साझेदार के निवृत्त होने पर ख्याति का मूल्य बदलता है। तो ख्याति की गणना
फिर से करनी पड़ती है। तो ख्याति की गणना कैसे करनी है, कौन सी पद्धति से करनी है, वो पद्धति हमें करार पत्र के अंदर देखने को मिलती है या दर्शाई जाती है। पेढ़ी का विसर्जन। अच्छा, जब हम पेढ़ी बंद करना चाहें तो पेढ़ी बंद करते समय यानी पेढ़ी का विसर्जन करते समय कौन कौन सी शर्तों का पालन करना है, कौन कौन सी शर्तें रखनी है, कौन कौन सी शर्तों का पालन करना है, वो शर्तें भी कहाँ दर्शाई जाती है, करार पत्र के अंदर। तो दोस्तों, मैंने आपको साझेदारी करार पत्र या खत पत्र समझाया। इसकी थियरी आप किताब में से लिखकर, वीडियो को सुनकर याद रखना, और ये हमें आगे सवाल में भी काम में आएगी। ओके दोस्तों।